मैं गौरव बंसल आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ एक ऐसा विषय जिस पर पिछले 15 दिन से या करीब 10 दिन से बहुत ही अधिक चर्चा चल रही है। ये टॉपिक है या ये विषय है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल पेमेंट्स में स्विफ्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रोल स्विफ्ट प्ले करता है। तो हम जानने वाले हैं ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है। ये स्विफ्ट सिस्टम से अगर किसी देश को बैन कर दिया जाए या उसे बाहर कर दिया जाए तो उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूस जिसके कि अधिकतम बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है, उसके पास आज क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके पास क्या क्या विकल्प है, वो किस प्रकार अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जारी रख सकता है, अपने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को, अपनी इंटरनेशनल एक्सचेंज को कैरी ऑन कर सकता है। ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्विफ्ट की। आखिर स्विफ्ट सिस्टम क्या है? तो देखिए, कोई भी पेमेंट चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो लोकल पेमेंट हो, जब भी कोई पेमेंट की जाती है तो बैकएंड पे उसके लिए काफ़ी ऑथेंटिकेशन, उसका वेरिफिकेशन और उसका पेमेंट इंस्ट्रक्शन ये बनाना ज़रूरी होता है। मान लीजिए मैं HDFC बैंक का एक चेक लेकर जाता हूँ ICICI बैंक में, मेरा अकाउंट ICICI बैंक में है, मुझे किसी और ने एक चेक दिया है जो कि HDFC बैंक ने इशू किया है। मैं उस HDFC के बैंक को लेके ICICI बैंक में जाऊंगा और उसे वहाँ डिपॉजिट करूंगा। तो ICICI बैंक उस चेक का अमाउंट मेरे खाते में डालने से पहले उस चेक को वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन बनाएगा। तो ICICI HDFC से पहले इंक्वायरी करेगा कि ये अकाउंट है या नहीं, दूसरा इस अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं। ये सारा काम मैन्युअली कॉल करके नहीं किया जाता, ये सिस्टम आजकल ऑटोमेटेड है। बैंक का इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम उनको कनेक्ट करता है और वहाँ पे एक सिंपल मैसेजिंग के जरिए वहाँ से भी एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा, यस वेदर दिस अकाउंट एग्जिस्ट और नॉट, ये अकाउंट है या नहीं, दूसरा इस अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं, ये सब वेरिफिकेशन हो जाता है। अब ये तो थी चेक की बात। आजकल तो चेक उतने कॉमन भी नहीं है, काफ़ी सारी पेमेंट्स NEFT की जाती हैं, काफ़ी सारी पेमेंट्स RTGS डाली जाती हैं, IMPS की जाती हैं। आजकल तो पेमेंट के इतने सारे स्वरूप हैं। ये सारे जो पेमेंट के स्वरूप हैं इनमें भी एक वेरिफिकेशन, एक ऑथेंटिकेशन और एक पेमेंट मैसेज का जनरेशन होता है। तो हमारा जो ये NEFT सिस्टम है, हमारा जो ये IMPS सिस्टम है या RTGS सिस्टम, ये तो डोमेस्टिक मार्केट में काम करता है। लोकल जो हमारे बैंक हैं उनमें आपस में कनेक्ट उन्हें करता है और उनके बीच में एक सिस्टम बनाता है। अब इसमें हमें एक IFSC कोड डालना होता है। IFSC कोड बैंक्स को आपस में बताता है कि ये एग्जैक्टली कौन सी ब्रांच है, ये अकाउंट कहाँ का है, कहाँ से उन्हें कांटेक्ट करना है। इसी तरह अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स में जाएं, इंटरनेशनल पेमेंट्स में जाएं, तो वहाँ ये सारा काम स्विफ्ट सिस्टम करता है। स्विफ्ट एक कोड इशू करता है जिसे BIC कहा जाता है। वो कुछ हमारे यहाँ के IFSC कोड जैसा है। लगभग 30,000 बैंक जो स्विफ्ट सिस्टम में जुड़े हैं उन सब का अपना एक BIC है। BIC मतलब बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड। हर एक बैंक के पास एक कोड है जिससे उसकी पहचान होती है। दूसरा, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट हम करेंगे तो बैंक जिसे वो पेमेंट करना है वो पहले दूसरा बैंक जहां तक पेमेंट पहुंचानी है वहां से एक ऑथेंटिकेशन करेगा, जिस अकाउंट में पैसा डालना है वो अकाउंट है या नहीं, वो एक्यूरेट है या नहीं, उसका डिटेल, वो अकाउंट अभी वैलिड है या नहीं, और बाकी उसका नेम वेरिफिकेशन एटसेट्रा वो करेगा। और ऐसा करने के बाद वो फिर एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा। ये सारा काम ऑटोमेटेड किया जाता है।
हम आजकल कॉल करके या फैक्स करके ये सब डिटेल नहीं डालते। ये सारा जो प्रोसेस है वो स्विफ्ट के एंड से होता है। अब इंटरनेशनल पेमेंट्स में अगर हम गलत बैंक ब्रांच से कम्युनिकेट करें या गलत बैंक से कम्युनिकेट करें तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। पहले तो अगर कोई पैसा गलत अकाउंट में चला जाए तो वहाँ से उसको वापस निकालना, फिर उसको सही जगह वापस से भेजना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग और कॉस्टली प्रोसीजर है। तो इस सबसे बचने के लिए हमें बहुत ही सेफ और बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए। तो स्विफ्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये पूरा सिस्टम बनाता है या इसको प्रोवाइड करता है। तो एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि एक कोऑपरेटिव की फॉर्म में है। ये कोई व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, कोई देश इसका मालिक नहीं है, कोई कंपनी उसकी मालिक नहीं है। इस स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को सारे बैंक मिलकर ओन करते हैं, सारे बैंक मिलकर उसका स्वामित्व ग्रहण करते हैं। तो इस बैंक को या इस ऑर्गेनाइजेशन या इस इंस्टीट्यूशन को 25 मेंबर की एक संस्था चलाती है और वो 25 मेंबर विभिन्न बैंकों द्वारा वोटिंग करके नियुक्त किए जाते हैं। ये कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह समझिए, जिन्हें वोटिंग करके चुना जाता है लगभग 30,000 बैंकों द्वारा। और ये जो 25 मेंबर गवर्निंग बोर्ड है ये इस कोऑपरेटिव को चलाता है। तो इस कोऑपरेटिव की विशेषता है कि ये बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम कॉस्ट पे, बहुत ही सिक्योर तरीके से, बहुत ही सेफ तरीके से इंटरनेशनल डेटाबेस मेंटेन करता है, सभी बैंक्स की, सभी ब्रांचेस की आइडेंटिफिकेशन करता है, सभी अकाउंट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन करता है और सभी बैंक्स के आपस में कनेक्ट करने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एनक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे कोई व्यक्ति यहाँ से किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन या जानकारी चुरा ना पाए। स्विफ्ट सिस्टम पर बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं, किंतु स्विफ्ट सिस्टम काफ़ी स्टेबल और काफ़ी सिक्योर माना गया है, जो कि अभी तक इस प्रकार के साइबर अटैक से सुरक्षित है। स्विफ्ट का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। पुराने समय में ये काम टेलेक्स सिस्टम द्वारा किया जाता था, जहां एक बैंक दूसरे बैंक को एक फैक्स मैसेज भेजता था। वो फैक्स मैसेज बैंक का मैनेजर लिखता था, उसके बाद वो उस फैक्स को भेजता था, फिर दूसरा बैंक उसकी वेरिफिकेशन करता था, इंक्वायरी करता था और बाद में रिप्लाई करता था। तो इस प्रकार पहले ये सारा काम फैक्स के द्वारा किया जाता था, जिसे टेलेक्स सिस्टम कहते थे। उसमें ब्रांचेस को कोड भी प्रॉपरली नहीं मिले हुए थे। हर बैंक के पास एक लंबी चौड़ी डायरेक्टरी होती थी, जिससे वो बैंक ब्रांच का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन करते थे और तब कॉन्टैक्ट करते थे। इस सारे काम में बहुत समय लगता था, क्योंकि मान लीजिए मुझे कोई पेमेंट लंदन भेजनी है, तो मेरे बैंक का मैनेजर यहाँ से पहले तो लंदन में एक फैक्स भेजेगा। लंदन में जो बैंक मैनेजर है या जो भी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है, वो शायद हो सकता है 1 घंटे बाद उस फैक्स को चेक करे। उसके बाद वो जब उसे समय लगेगा वो उसका वेरिफिकेशन करेगा अकाउंट का, उसके बाद वो रिप्लाई करेगा। और प्लस क्योंकि ये सारा सिस्टम मैनुअली होता था, मैनुअली फैक्स टाइप किए जाते थे, इसमें ह्यूमन एरर बहुत होती थी। अकाउंट का नंबर मिसप्रिंट होना, नाम मिसप्रिंट होना, गलत जगह पैसा जाना। तो स्विफ्ट सिस्टम ने इसको लगभग एलिमिनेट कर दिया है। अब इस तरह की एरर्स नहीं होती हैं। स्विफ्ट का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है। कस्टमर खुद अकाउंट नंबर डालता है, डालने से पहले उनको खुद 2 बार वेरीफाई करता है और पेमेंट इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है। स्विफ्ट ने इंटरनेशनल पेमेंट्स के फ्लो को बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ और बहुत ही सिस्टमेटिक बना दिया है, जिससे उसका कॉस्ट भी कम हुआ है और उसका स्पीड भी बढ़ा है। उसकी काम अब जल्दी होता है, इंटरनेशनल पेमेंट्स जल्दी प्रोसेस होती हैं। आज अगर किसी बैंक को इस स्विफ्ट सिस्टम से अगर बाहर कर दिया जाए, जो कि किया जा सकता है क्योंकि इसके सर्वर्स जो हैं वो बेल्जियम में हैं, और अगर वो सर्वर किसी बैंक को एक्सक्लूड कर दे कि आपको हम ना कोई मैसेज देंगे और ना आपके मैसेज को हम किसी और बैंक को भेजेंगे, तो इस प्रकार कोई भी बैंक दूसरे बैंक से ना तो वेरिफिकेशन कर सकता है और ना ही पेमेंट इंस्ट्रक्शन जनरेट कर सकता है। इसका लगभग ये मतलब है कि उनके लिए पेमेंट रिसीव करना या भेजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्हें मैनुअली कॉल करके और बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद वो पेमेंट भेज पाएंगे। और काफ़ी सारे बैंक आज इसके लिए तैयार भी नहीं है। अगर
किसी भी बैंक को या किसी देश को इस सिस्टम से काट दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। इस सिस्टम से अब तक नॉर्थ कोरिया और ईरान को बाहर रखा गया था। 2014 में रूस को एक वार्निंग दी गई थी कि इस सिस्टम से आपको बाहर किया जा सकता है, और अब क्योंकि यूक्रेन पर उन्होंने युद्ध छेड़ा है, तो इस वजह से रूस के काफ़ी सारे बैंक्स पर यह प्रतिबंध लगाया गया। अभी तक रूस की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली पर यह प्रतिबंध नहीं लगा है, किंतु रूस के कुछ मुख्य बैंकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब इस प्रतिबंध के लगने के कारण किसी आम रशियन के लिए बाहर से पेमेंट मंगाना, बाहर पेमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत ही मुश्किल काम हो गया। तो ये तो था स्विफ्ट और स्विफ्ट का इम्पैक्ट। अब अगर हम बात करें कि रूस इसके लिए कैसे तैयार है, या रूस के पास आज क्या क्या ऑप्शन है, क्या ये रूस को तबाह कर देगा जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? क्या रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो के अगले हिस्से में देखते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हमने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसका फैक्चुअल एस्पेक्ट डिस्कस किया। थोड़े से एक दो फैक्ट्स में और बता देता हूँ, उसके बाद हम रूस की बात करेंगे। तो ये 1973 में बनाया गया था, और ये एक कोऑपरेटिव है। ये ब्रुसेल्स शहर में है, जो कि बेल्जियम में है, और ये सिस्टम विश्व के लगभग 70% बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करता है, या हम कह सकते हैं लगभग 70% बैंक इस सिस्टम के द्वारा जुड़े हैं। और अन्य डिटेल की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेमेंट भेजने का सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मैसेजिंग सिस्टम है। दिस इज ए मैसेजिंग सिस्टम कोऑपरेटिव बेस्ड इन बेल्जियम, ओके, एंड इट्स रोल इज टू कंफर्म आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन एंड सेंडिंग द पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अब ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन स्विफ्ट के बिना भी भेजी जा सकती है, लेकिन क्योंकि अधिकतर बैंक उसी सिस्टम से रजिस्टर्ड हैं और किसी और सिस्टम से वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उनके पास कैसे भेजेंगे? क्या आप सभी बैंक को कन्विंस करेंगे कि एक और सिस्टम है, आप सब उस पर जुड़िए? तो ये थोड़ा मुश्किल है और बहुत जल्दी से ये नहीं हो सकता। तो यही रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अब बात करते हैं रूस के पास क्या क्या विकल्प हैं, रूस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर हम रूस के पास ऑप्शंस की बात करें, जैसा कि हमने पूछा है कि डज इट मीन एन एंड टू रशियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो देखिए पहले तो ये समझिए रूस इस युद्ध की तैयारी 8 हफ्ते या 8 महीने से नहीं कर रहा है। रूस इस युद्ध की तैयारी 8 वर्षों से कर रहा है। 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर पहली बार हमला किया था और क्रीमियन पेनिनसुला, क्रीमियन प्रायद्वीप को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। क्रीमियन पेनिनसुला वो एरिया है जहां पर रूस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सेवास्तोपोल स्थित है। इस विषय में एक वीडियो मैं पहले भी कर चुका हूं, और आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को खोज सकते हैं। उस वीडियो का नाम है रूस के यूक्रेन पर हमले का मूल कारण और रूस यूक्रेन युद्ध का मूल कारण। उसमें मैंने इस सब के बारे में बात की है। तो 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब रूस पर प्रतिबंध लगाए नहीं गए थे, किंतु इनके बारे में बात की गई थी, रूस को धमकी दी गई थी। और कुछ प्रतिबंध रूस पर अमेरिकी कंपनियों जैसे कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने लगाया भी था। तो इससे रूस तैयार था कि अब जब एक बड़ा युद्ध आगे वो करेंगे, तो इस प्रकार के प्रतिबंध का सामना कर पड़ सकता है। तो रूस ने इसके लिए काफ़ी सारे बैकअप अपने तैयार किए हैं। और कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट है जिसमें रूस का तो कोई हाथ नहीं है, किंतु उन्होंने रूस के लिए एक अच्छा खासा विकल्प खड़ा कर दिया है। अब जब हम विकल्पों की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात करेंगे, तो सबसे कन्वीनियंट और इजी ऑप्शन रूस के लिए जो है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन अब बहुत पॉपुलर है, और बिटकॉइन से पेमेंट करना भी आज एक बहुत ही सरल और इजी प्रोसीजर है। अब क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है कि कोई भी देश और उसकी सरकार बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सभी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी के साथ रशियंस पेमेंट कर भी सकते हैं और पेमेंट प्राप्त कर भी सकते हैं। तो जो रूस के आम लोग हैं, छोटी कंपनियां हैं, उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत ही लो कॉस्ट पे या ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट पे वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर सकते हैं।
किंतु क्रिप्टो करेंसी की प्रॉब्लम है कि वो स्टेबल नहीं है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय करेंसियाँ काफ़ी स्टेबल होती हैं, उनकी वैल्यूज़ में भी अप डाउन होते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, किंतु वो थोड़ा स्लो होते हैं। किंतु क्रिप्टो में बहुत ही तेज उतार और चढ़ाव आते हैं, और ऐसे में संभव है कि जब आपने पेमेंट रिसीव की और जब आपने माल भेजा, दोनों समय क्रिप्टो की वैल्यू में इतना फ़र्क आ गया कि आपको आखिरी में फ़ायदे की जगह नुकसान हुआ। तो क्रिप्टो से पेमेंट लेना और देना थोड़ा सा रिस्की है। तो एक तो क्रिप्टो एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी देश इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। क्रिप्टो किसी देश द्वारा संचालित नहीं किए जाते, ये जनता और सारी अंतर्राष्ट्रीय जनता खुद ही अपने आप आपस में इसको चला रही है। सो रूस के पास ये बड़े आराम से उपलब्ध है, किंतु इसके साथ एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने डिस्कस की। दूसरा, फिर रूस के पास एक ऑप्शन है कि चाइना ने अपना एक ऑल्टरनेट सिस्टम तैयार किया है, और उस ऑल्टरनेट सिस्टम को हम बोलते हैं CIPS। सो चाइना का जो CIPS सिस्टम है, उस पे आज कुछ बैंक रजिस्टर्ड हैं। चीन के तो लगभग सभी बैंक रजिस्टर्ड हैं, रूस के काफ़ी बैंक रजिस्टर्ड हैं, ईरान के लगभग सभी बैंक रजिस्टर्ड हैं, नॉर्थ कोरिया के बैंक रजिस्टर्ड हैं। मतलब वो सभी देश जो या तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर है, या वो देश जिनको लगता है कि हमें एक इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमें स्विफ्ट से बाहर किया गया तो हमारे पास एक बैकअप हो। तो चीन को भी ऐसा डर लगता है। सो वेस्टर्न डोमिनेशन से जो भी देश अपने आप को एक विकल्प देना चाहते हैं, वो सब इस प्रकार का सिस्टम में आना चाहते हैं। तो CIPS में आज बहुत सारे देश हैं। रूस के अन्य साथी जो CIS कंट्रीज़ हैं, जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ के भी काफ़ी सारे बैंक CIPS से जुड़े हैं। सो रूस इन सब देशों के साथ तो CIPS के साथ ही पेमेंट कर सकता है, किंतु CIPS यूरोप के और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ के भी कुछ बैंकों के साथ जुड़ा है। यहाँ के कुछ बैंक भी आज CIPS सिस्टम में जुड़े हुए हैं। सो काफ़ी सारे देशों से आज ये संभव है कि रूस अपनी पेमेंट्स को CIPS मैसेजिंग एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के थ्रू रिसीव कर पाए। फिर एक बहुत ही बड़ा काम जो रूस ने इस दौरान किया है वो ये है कि रूस ने अपनी लगभग सभी राष्ट्रीय कंपनियों, PSUs मतलब, और वहाँ की लगभग सभी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने अपने ऑफशोर अकाउंट्स और ऑफशोर सब्सिडरीज को बना लिया है। सो रशिया की जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उन सब की आज बहुत सारे नामों से यूरोप में सब्सिडरीज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, और उन लोगों ने यूरोप में ही अपने बैंक अकाउंट खोले हुए हैं। सो अगर रशियन बैंक को हम स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर भी दें, तो भी रशियन कंपनियां अपनी पेमेंट यूरोप से डायरेक्टली यूरोप में ही ले सकती हैं, और उसके बाद फिर उसे रूस में भेजना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। सो ये एक ऑप्शन है, और लगभग सभी बड़ी कंपनियां या बड़े अमीर लोग, उनके पास ये ऑप्शन है। सो अगर हम देखें तो रूस के पास ये 3 विकल्प हैं। एक तो बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी, उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन का रिस्क है, किंतु छोटी मोटी पेमेंट आप उसमें कर सकते हैं। आम लोग अपनी छोटी मोटी पेमेंट क्रिप्टो में कर सकते हैं। सो क्रिप्टो में आज ही पेमेंट करिए, और उधर से जिसको भी आपको पेमेंट भेजना उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अभी के अभी रिसीव करके इसको कन्वर्ट कर लो। सो उसमें बहुत ज़्यादा पेमेंट में डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये पॉसिबल है। सो क्रिप्टो एक सोल्यूशन है। दूसरा मैंने बताया CIPS, तो जिन जिन देशों में CIPS के द्वारा पेमेंट की जा सकती है, रिसीव की जा सकती है, वहाँ रूसी कंपनियाँ इस सिस्टम से पेमेंट पा सकती हैं। और फिर मैंने बताया कि रूस की बड़ी कंपनियां या रूस के अमीर लोगों ने ऑलरेडी विदेशों में अपने अकाउंट्स काफ़ी सारे नामों से बना लिए हैं। अगर अमेरिका, यूरोप उन्हें ढूंढ ढूंढ के प्रतिबंध भी लगाए तब भी बड़ा समय लगेगा। तो ये सारा सिस्टम रूस का पास एक अलग अलग विकल्प के रूप में उपलब्ध है। किंतु सबसे बड़ा काम जो रूस ने किया है, रूस ने ऑलरेडी एक सिस्टम को बनाया है, और रूस ने उस सिस्टम को ऑलरेडी जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुछ बैंकों के साथ एग्रीमेंट में इंसर्ट किया है। सो रूस का एक सिस्टम है SPFS। ओके, सो ये जो SPFS सिस्टम है, ये रूस का अपना सिस्टम है। अब रूस को पता है कि दुनिया के अधिकतर बैंक इसके मेंबर नहीं बनेंगे,
और रूस को वो चाहिए भी नहीं। रूस को बस एक यूरोपियन पेमेंट्स की सेफ्टी चाहिए। सो रूस ने काफ़ी सारे ऐसे बैंक जहाँ सीक्रेसी की ओथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के बैंक्स या जर्मनी में फ्रैंकफर्ट के कुछ बैंक्स, वहाँ पर इस SPFS सिस्टम को इंटीग्रेट किया है। मतलब आज यूरोप के कुछ मुख्य बैंक इस सिस्टम का पार्ट हैं और वहाँ से रशियन बैंक्स पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं और पेमेंट भेज भी सकते हैं। सो रूस ने कुछ गिने चुने बैंकों में खुद का अपना एक प्रोप्राइटरी सिस्टम जिसका नाम SPFS है, उसको एस्टेब्लिश कर लिया है। अब स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी में क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर आपके अकाउंट्स बहुत ही गोपनीय रखे जाते हैं, बहुत ही सेफ रखे जाते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से हम बार बार सुनते हैं कि किसी नेता ने या अभिनेता ने या किसी अमीर आदमी ने अपना पैसा स्विट्ज़रलैंड अकाउंट में रखा है या स्विस अकाउंट में रखा है। उसका कारण यही है क्योंकि ये बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की गोपनीयता को मुख्य रखते हैं और कितना भी दबाव इन पर डाला जाए ये अपने क्लाइंट्स की डिटेल आसानी से उपलब्ध नहीं कराते। इवन इंटरनेशनल प्रेशर या गवर्नमेंट प्रेशर में भी ये बैंक अपनी साइलेंस मेंटेन रखते हैं। सो इसी वजह से रशिया ने इन बैंक्स के साथ अपना SPFS सिस्टम बनाया है। सो रशिया के पास आज काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हालांकि ये सब ऑप्शन मिलकर भी स्विफ्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्विफ्ट से रूस का बाहर होना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छोटे व्यापारी, रूस की छोटी कंपनियां, उनके लिए तो ये वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो बाहर बड़े बड़े ऑफिसेज बनाएं, स्विट्ज़रलैंड से पेमेंट ले, फिर उसको कैश बॉर्डर क्रॉस कराए। वो सब बहुत ही रिस्की है और उसका अपना एक बहुत बड़ा कॉस्ट है। सो आम आदमी के लिए वो सब ऑप्शन नहीं है। आम आदमी के पास आज भी रूस में बिटकॉइन या क्रिप्टो यूज़ करने के अलावा अधिक ऑप्शंस नहीं है। ये जो स्विस बैंक या जर्मनी के भी ऑप्शंस हैं, ये अधिकतर रूस ने अपनी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए हैं। सो छोटी ट्रांजैक्शन अभी भी प्रॉब्लम में है और बिटकॉइन सिस्टम के अपने कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर हम बिटकॉइन भी यूज़ करते हैं तो वो एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, वहाँ चोरी बहुत होती है, वहाँ रैंसम बहुत है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। सो इसका प्रभाव रूस पर जरूर पड़ेगा। रूस का व्यापार बहुत ही मंदा होगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, किंतु रूस बर्बाद हो जाएगा ऐसा कहना गलत है। रूस का लगभग 70% ट्रेड तो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और रूस इन सब प्रतिबंधों के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को उतना डैमेज नहीं होने देगा जितना हमें लग रहा है। स्विफ्ट रूस को बर्बाद नहीं कर सकता, स्विफ्ट से एक्सक्लूजन रूस को खत्म नहीं कर सकता। ये सारे सैंक्शंस के लिए रूस बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और वो जानता है ये सब सैंक्शंस लगेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, रूस को ये भी पता था कि इस प्रकार की कोई लड़ाई अगर कल होती है तो सिटी बैंक या वीज़ा या मास्टर कार्ड ऐसी कंपनियां रूस में अपने जितने भी कार्ड्स हैं उनको डिसेबल कर सकती है और ऐसा उन्होंने कल ही किया है। सो रूस में जो लोग वीज़ा का या मास्टर कार्ड को यूज़ कर रहे थे उनके कार्ड सब डिसेबल हो गए। किंतु रूस ने ऑलरेडी एक मीर नाम का सिस्टम बना लिया था, MIR, मीर। ये कुछ हमारे रुपे कार्ड जैसा है। सो रूस ने ऑलरेडी अपना एक डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम बना लिया था और रूस में लगभग 25% लोगों के पास पिछले 5 साल में ये मीर कार्ड आ चुका है और अब बहुत तेजी से इसका वितरण किया जा रहा है। सो रूस का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम अब वीज़ा या मास्टर कार्ड के जाने से ठप नहीं होगा। कुछ चाइनीज कंपनीज मीट सिस्टम को बैकअप कर रही हैं और बहुत जल्दी बहुत तेजी से इसके कार्ड अब इशू किए जा रहे हैं। रूस ने इसके लिए भी बैकअप बना के रखा था और रूस ने स्विफ्ट के लिए भी, हालांकि उतना सक्षम बैकअप वो नहीं बना सकते हैं, किंतु उन्होंने बैकअप बनाया था। और रूस आज UPI में भी इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो भारत से लगातार बात कर रहा है कि UPI का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत रूस के साथ शेयर करे या उनकी उसमें मदद करे। रूस ने इस सब के लिए बहुत लंबे समय से तैयारी की है और इसी वजह से आज रूस को इन सब सैंक्शंस के या इन सब प्रतिबंधों के थ्रू डराना इतना आसान या इतना कारगर तरीका नहीं है। बस मैं आपको यही कहना चाहता था कि जिस प्रकार की अटकलें मीडिया में लगाई जा रही हैं, जिस तरह की बातें मीडिया में कही जा रही हैं कि रूस का बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ठप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा और काफ़ी फर्क वहाँ की छोटी कंपनी और आम आदमी को पड़ने वाला है।